साहित्य निधि में सुनिए अपनी पीढ़ी की सर्वाधिक चर्चित और प्रशंसित कहानीकारों में से एक मनीषा कुलश्रेष्ठ जी की लिखी हुई उनकी प्रसिद्ध कहानी स्वांग। वे सुबह सुबह ही अपना थैला उठाए निकल पड़े थे। थैला क्या था, भानुमति का पिटारा था। कई दिनों से पीछे पड़ी थी बीवी। सोचा आज ही क्यों ना एक पंथ दो काज ही हो जाए, नए कलेक्टर साहब से भी मिल ही लिया जाए। मन में हल्की सी आशंका कांपी। जैन साहब तो नेक इंसान थे, खुद जमीन से उठकर फलक पर पहुंचे थे, सो जमीन के आदमियों का गम समझते थे। ये नया बंदा जाने कैसा हो। उनका मोहल्ला जहाँ खत्म होता था वहाँ से मुख्य चौराहे तक पहुँचने के लिए 2-2.5 किलोमीटर पैदल चलना होता है। फिर कहीं जाकर एक बड़े बरगद के नीचे से बड़े सुअरनुमा टेम्पू मिलते हैं जो सीधे कलेक्ट्री पर उतारते हैं। बड़े मियाँ बहुत दिनों बाद अपने घर से निकले थे, सो बादलों के जमकर बरसने के बाद निकली सूरज की साफ रोशनी आंखों को अंधा किए दे रही थी। उनके सघन बसे मोहल्ले में सूरज की रोशनी यूं भी खुले दिल से कहाँ पहुँचती है। रिक्शे लायक पैसे नहीं थे, चौराहे तक पैदल चलना मजबूरी थी। कलेक्ट्री पहुँचते ही वे जैन साहब के पुराने पीए से मिले और देर तक उनसे नए कलेक्टर से मिलवा देने का इसरार करते रहे। हमारे सुनने में आया है कि बुजुर्ग अवार्ड मिले कलाकारों को बीमारी हारी में सरकारी सहायता मिलती है। मेरी जानकारी में तो नहीं आई ये बात। एक सच्ची बात बताऊं खां साहब, ये जो कलेक्टर साहब हैं वो लोक कला वाला की बात नहीं समझते। जवान हैं, तरक्की पसंद हैं। उन्हें लगता है सरकार से भत्ता पाते आए पुराने कलाकार सरकार के लिए सफ़ेद हाथी हैं। फिर भी आप जिद पे अड़ी ही हैं तो मिलवा देता हूँ। आज तीज के कारण कलेक्ट्री में उतनी भीड़ भी नहीं है। देखिए, आपका काम बन जाए तो मुझे भी सवाब मिल जाएगा। आइए पर्ची बनवा दूँ। खुदा तुम्हें महफूज रखे। भीड़ कम होने पर भी उन्हें 1 घंटा कलेक्टर साहब के दफ्तर के बाहर पड़ी प्लास्टिक की 3 जुड़ी हुई लाल कुर्सियों पर 5 और आदमियों के साथ सटकर बैठना पड़ा। वे कमर में उठती टीस के कारण पहलू बदलते रहे। किसी तरह उन्हें बुलवाया गया। दफ्तर की सज्जा एकदम बदली हुई थी, एकदम नई। पुराना पीए ठीक ही कहता था, जवान लौंडा सा है ये तो, ये क्या सुनेगा उनकी बात। बैठिए चपरासी, इनका ये थैला बाहर ही रखो। चपरासी थैला लेकर चलने लगा। अरे भाई संभल कर रखना, नाजुक चीज़ें हैं। जल्दी बताओ समस्या क्या है। वो कंप्यूटर पर नज़र जमाए जमाए बोला। वे अटक अटक कर अपनी समस्या बताते रहे। वो कंप्यूटर में लगा रहा। उन्हें लगा कि वो उन्हें सुन भी रहा है कि नहीं। वे खामोश हो गए तो वो उनसे मुखातिब हुआ। देखिए गफ्फार खां साहब, यही नाम है ना आपका। उसने चिट पर नज़र डाली। आपकी 3 महीने की रुकी पेंशन तो मिल जाएगी, मगर इलाज का पैसा या आर्थिक सहायता जैसा कोई प्रावधान हमारे ज़िले में अब तक तो नहीं आया है। ना ही बजट में इतनी गुंजाइश है। क्या आपको पता है इस ज़िले में आप जैसे बूढ़े पेंशन याफ्ता करीब 3,000 कलाकार होंगे जो राजमहल के गुणी जन खाने की शरण से निकलकर हमारी गरीब सरकार की झोली में आ गिरे हैं। ऐसे ऐसे कलाकार जिनकी बूढ़ी मरती हुई कलाओं का कोई नाम लेवा तक नहीं, जिनके बच्चों तक ने उनकी कला को बेकार समझ के छोड़ रखा है। आज के तरक्की पसंद युग में कला के क्या मायने, वो भी राजा महाराजाओं के ज़माने की कलाएं। आप ही कहें, आपके बच्चों में से कौन आपकी विरासत को आगे बढ़ा रहा है। न सही बच्चा है आपकी कला का कोई नाम लेवा, कोई चेला। मुंह उतर गया था गफ्फार खां का। थूक गले में गटकते हुए बोले, ठीक कहते हैं साहब, कोई नहीं है हमारी कला का नाम लेवा, ना कोई बच्चा ना चेला। वो जानते हैं अहमक थे उनके बुजुर्ग, कला के लिए गलते रहे ताउम्र। उनकी नज़र में हमारी ये कला गले पड़ी अधेड़ रखैल है। फिर भी आप कुछ दिलवा सकें हमारे इलाज के लिए सरकार से तो बड़ी मेहरबानी होगी। मैंने कहा ना, कलाकारों के इलाज के लिए आर्थिक सहायता का कोई सरकारी प्रावधान नहीं है। वैसे आपको हुआ क्या है। उन्होंने ठंडे शब्दों में बीमारी का नाम बता दिया। ओह, मेरे मातहत करीब 100 लोग हैं, कहें तो सबसे 10-10 रुपया चंदा करा दूं। वे चुपचाप उठ गए कुर्सी से और सलाम करके बाहर चल पड़े।
उनकी देह एक बूढ़ी सदी की तरह लग रही थी जो चुपचाप गुजर रही हो बिना आहटों के। वे पुराने पिए से नज़र बचाकर कलेक्ट्री से बाहर आ गए। उन्हें आगे जाना था। तीज का दिन था। हरियल गुनगुनी आँच से भरा भरा। शहर के गुलाबी परकोटे, गुलाबी भवन, दुकानें, मंदिर भीग कर नए से दिख रहे थे। बारिश की फुहार से सारा शहर भीग कर बस सूखा ही था और हल्की धूप में एक सौंधी सी भाप छोड़ रहा था। खासा कोठी में पर्यटन विभाग वालों ने मेले का आयोजन किया था। देशी विदेशी टूरिस्टों को आकर्षित करने के लिए ये हर साल ऐसा मेला करते हैं। बहुरूपिये, भवाई, गैर, घूमर, भोपा भोपी, कालबेलिया नृत्य करने वाले नर्तकों, मंगनियार और लंगा लोक गायकों की टोलियां राजस्थान के दूर दराज हिस्सों से जैसे यहीं आ जुटती हैं। फिर पर्यटन विभाग के इन मेलों में पैसा बहुत बड़ा आकर्षण होता है लोक कलाकार के लिए। सरकार से पैसा तो मिलता ही है, लोगों से बख्शीश में रुपया तो रुपया, कभी कभार डॉलर भी मिल जाता है। तफरीह होती है सो अलग। खासा कोठी के मेहराबदार द्वार पर ठुमकने वाले घोड़े और ऊंट, सवारी कराने वाले हाथी ऐसे झूम रहे थे कि जैसे किसी रावले के कुंवर का विवाह ही होने जा रहा हो। रंगीन साफा बांधने वाले, मेहंदी लगाने वाली लुगाइयाँ, घेवर बेचने वाले, कोल और पेंसिल से महलों बावड़ियों के रेखा चित्र बनाने वाले, छायाकार, टूरिस्ट, गाइड, पर्यटन पर निर्भर रहने वाले बहुत से व्यवसायों के लोग आ जुटे थे। एक हरे भरे कोने में औरतों के लिए नीम के पेड़ के ऊंचे मजबूत तने पर झूला डाला गया था। उसे गेंदे के फूलों से सजाया था, जिस पर कसुमल घाघरों और हरी पीली लहरिया की ओढ़नी ओढ़े औरतें पींगे पड़ाती हुई लोकगीत गा रही थीं। मारी बनी ने झूलन दी जो बना छैल भंवर सा। मेला पूरे उफान पर था। शहर के ऊंचे तबके के लोग भी खिंचे चले आए थे। उनमें कुछ मंत्री व उनके परिवार, व्यवसायी, शाही परिवारों के रिश्तेदार, कुछ विशिष्ट विदेशी मेहमान प्रतीत हो रहे थे। खासा कोठी के बगीचे में छतरियों के नीचे धूप सेकते हुए अलग अलग समूहों में बैठे थे और ठंडी बियर का आनंद ले रहे थे, क्योंकि राजमहल से निकलने वाली तीज माता की सवारी यहाँ से भी देखी जा सकती थी। मगर वे मेले की चहल पहल से दूर खासा कोठी के लॉन में बैठे थे, लोक कलाकारों और मध्यम वर्गीय मेला दर्शकों से कुछ हटकर, ये जताते हुए जैसे कि वो मेला मध्यम वर्गीय लोगों और देसी विदेशी सैलानियों के लिए है। उन्हें ये सब देखना होता है तो वे व्यक्तिगत तौर पर अपनी हवेलियों या बंगलों में लोक कलाकारों को बुलवाकर आयोजित करवा लेते हैं। खासा कोठी के कर्मचारी अतिरिक्त सौजन्यता से उनकी आवभगत में लगे थे। एकाएक इन संभ्रांत लोगों के एक समूह के बीच से शोर उठा, अररा, हट, भग यहाँ से, नहीं चाहिए ये सब, उठती है कि नहीं। अचानक रंग में भंग डालने को उनके बीचों बीच एक मोटी गाड़िया लोहारन अपने पीले दांत दिखाती हुई चिमटे, दरांती, खुरपी बेचने चली आई थी। कत्थई और काला टखनों तक ऊंचा फटा घाघरा पहने इस औरत का मोटा पेट बाहर को निकला था। वो रह रहकर अपनी जांघें खुजाती और घाघरा उठा लेती। इन लोगों को जुगुप्सा होने लगी। वे उसकी गंदी वेशभूषा से घृणा कर रहे थे। कभी ये किसी संभ्रांत व्यक्ति के सोफे पर सटकर बैठकर खुरपी खरीद लेने की गुजारिश कर रही थी, कभी एक अंग्रेज महिला के सामने जमीन पर बैठकर हाथ चला चला कर मोल भाव कर रही थी। डरा धमका कर भगाए जाने पर भी वो उठकर भद्दी कामुक मुस्कान देती, भारी छातियों को हिलाती, चोली ठीक करती हुई उनसे सामान खरीद लेने का इसरार करती रही। ए जाती है कि बुलाएं पुलिस को? आयोजकों से शिकायत करो। मेले के नाम पर कैसे कैसे लोगों को सीधा ऐसी जगहों पे घुसने देते हैं। कोई सुरक्षा व्यवस्था है भी कि नहीं? ये पुलिस वाले बैठ के बस नाच ही देख रहे हैं क्या? एक अधेड़ व्यक्ति चीखा। इस पर वो अपनी मोटी जबान को दुगना करके चीखने लगी और अपनी भाषा में इस आशय में विलाप करने लगी, बुला लो पुलिस को, यहाँ इतने बड़े बड़े लोग हैं, हमारी दशा पर तरस खाने वाला कोई नहीं। अरे ये नहीं बेचूंगी तो शाम को चूल्हा कैसे जलेगा? मेरे 7 बच्चे और 2-2 शराबी पति खाएंगे क्या? नेता और बड़े बड़े अफसर मजे कर रहे हैं और हम जैसे गाड़ियाँ लोहार लोग भूखे मर रहे हैं। शोर सुनकर राजस्थान पर्यटन विभाग का एक वरिष्ठ कर्मचारी लगभग दौड़ता हुआ चला आया। आते उस गाड़िया लोहारन को देखकर मुस्कुराने लगा।
उस मोटी गाड़िया लोहारन के अश्लील और बेहुदा व्यवहार से क्षुब्ध लोगों को गुस्सा आ गया। आप हंस रहे हैं? बात तो हंसने की ही है न सर। खड़ी गम्मा हुजूर, आप पहचान गए? अब तक गाड़िया लोहारन सौजन्यतापूर्ण मुस्कुराहट देकर इन महाशय को अभिवादन कर रही थी। संभ्रांत स्त्री पुरुषों का वो समूह हैरान परेशान सा उन महाशय का मुंह देख रहा था। सर, ये हमारे राज्य के राष्ट्रपति पुरस्कार प्राप्त बहुरूपिया कलाकार गफ्फार खां हैं। एक ठहाका बुलंद हुआ और गफ्फार खां अपनी गुस्ताखी के लिए क्षमा मांगने लगे। उन्हें उनके स्वांग के लिए सबसे बहुत प्रशंसा मिलने लगी, जिसे वे झुककर स्वीकार करते रहे। आज बहुरूपिया कला लगभग विलुप्त प्राय है। उत्तर भारत के अधिकांश राज्यों में ये कला कभी समाज का अहम हिस्सा हुआ करती थी। लोगों के मनोरंजन और कला के जरिए जीविकोपार्जन करने वालों के लिए आय का साधन थी। आए दिन मोहल्लों में कभी कोई पुलिस चोर चले आ रहे हैं अपनी मज़ेदार संवादों के साथ, कभी सेठानी से सड़क पर पिटता सेठ, कभी नर्तकी तो कभी डॉक्टर तो कभी नेता, कभी मोटी लड़ाकू भटियारन, कभी दरवेश तो कभी शिव या हनुमान बन ये कलाकार कुछ पैसों या 2 कटोरी आटे के बदले घर के कामकाज से उभी गृहिणियों के लिए गली या मोहल्ले के चौक में ही मनोरंजन जुटा देते थे। खिड़की से झांक या गलियारों हाथों छतों पे आकर वे कुछ पल हंस लिया करती थीं और दान का पुण्य भी उठा लिया करती थीं। ये उस जमाने के नुक्कड़ नाटक हुआ करते थे जिनमें समाज प्रतिबिंबित हुआ करता था। 500 रुपये की बख्शीश पाकर गफ्फार खां संतुष्ट हो गए। कलाकारों को बख्शीश देना राजस्थान के सम्भ्रांत वर्ग की परंपरा रही है। बख्शीश की गुनगुनी आंच में सामंतवाद की बू जाने कहाँ बिला गई। खम्मा घड़ी हजूर, आप लोगारी दयासु ई म्हारी कला जीवती है। 10 साल पहले राष्ट्रपति सम्मान देवा रे बाद कोई चीड़ी रो पूत पूछवा कोनी आयो के गफूरिया थू जीवतो है कि मरी गयो। आज के महंगाई रे जमाना में 300 रुपया महीना री पेंशन सु काई हुए। बूढ़े लोग कलाकार गफ्फार खां की इस बात से कुछ लोगों के मुंह बन गए। बियर का नशा उतर गया और बढ़िया खाने का स्वाद कसैला हो गया, मगर वे अपने में मगन मेले की रौनक की तरफ बढ़ गए। दोपहर बीत चली थी। वे घर से लाए एक स्टील के टिफिन में रखे पराठे और सब्जी खाने लगे। धूप में तेजी आ गई थी। उनके मेकअप की मोटी परत में दरारें पड़ने लगी थीं। वे मुंह धोना चाहते थे, मगर 800 रुपया टूरिस्ट डिपार्टमेंट से 500 ये अभी तो मेला जमा है। अंग्रेज भी हैं, थोड़ा और जुड़ जाएं। मन ही मन वे हिसाब लगाते हुए धीरे धीरे एक तंबू में रखे अपनी पोशाकों के थैले की तरफ बढ़े। थैला पुराना था, उसमें रखी पोशाकें उससे भी पुरानी। कुछ तो अब जिस्म पर अटती ही नहीं। उन्होंने तंबू में लगी ओढ़ के पीछे जाकर कपड़े बदले, मेकअप बदला, सब कुछ महज 5 मिनट में। अब की बार वे अधेड़ महिला कांस्टेबल बन डंडा घुमाते हुए कुछ कॉलेज के युवाओं के झुंड की तरफ बढ़े। ए, इधर लड़की उड़की नहीं छेड़ने का, समझे? मैं कमला कांस्टेबल, लड़की छेड़ी तो अंदर। उन्होंने अपनी स्वांग की भूमिका रची ही थी कि तेज रफ्तार गाने का शोर उठा। सारे युवा उधर को खिंच गए। जरा से लोग खासा कोठी के चौक में खड़े उकताए से उनका स्वांग देखते रहे। फिर वे भी इधर उधर हो गए। वे अकेले ठिठके से खड़े रह गए, फिर उधर ही बढ़ चले जिधर भीड़ थी। कालबेलिया नर्तकों के टोले की 2 छोटी लड़कियां अपनी अद्वितीय लचीली विद्युतीय तेजी वाली घेर घुमेर से दर्शकों को आकर्षित करने में लगी थीं। गैर नृत्य में डंडों का एक साथ ताल में उठना बजना, घूमर में घूंघट डाले औरतों का एक घेरे में घूमना, भवाई नर्तक का मटकों के ऊपर मटके रखकर कील पर चलना भी दर्शकों को रोक कर नहीं रख सका। ये कालबेलिया नृत्य करती इन लड़कियों की लचीली देह के तेज रफ्तार नृत्य के साथ साथ अंखड़ियों और दांत के नीचे दबे होंठ के लास्य में आ उलझे। पीछे को झुककर दोहरी होती एक साथ 100 चक्कर घूम जाती ये लड़कियां मानुस नहीं नागिन की संतानें लग रही थीं। अरा इंजन की सीटी से मारो मन डोले, चल्ला चल्ला रे डरे पर गाड़ी होले होले। बढ़ती भीड़ को देखकर एक मुख्य नर्तकी उठी। उसने अपना घाघरा झाड़ा, नाड़े में लगे आईने के टुकड़े में झांककर ओढ़नी से आंखें साफ की, होंठों पर जबान फिराई, गाल पर लटके बालों में उंगलियों से घूंघर लपेटे, कुर्ती में नीचे भीतर हाथ डालकर कांचली नीचे खींची,
उसकी इकहरी पतली लचकदार देह पे सजा था काला खूब घेरदार घाघरा, जिसकी घेरदार परतों में बीच बीच में लाल नीली पीली और रुपहले रिबन से गोट लगी थी और लगे थे गोल गोल शीशे। काली कुर्ती, कुर्ती के भीतर काली ही कांचली, काली ही रुपहली गोट वाली ओढ़नी, चौड़े माथे पर सरपिलाकार काली बिंदी, काली कजरारी मोटी आँखें, गहरे कत्थई मोटे गोल भरे भरे होंठ, गोल छोटी नाक और देह की जैतूनी रंगत। मानो उसकी जैतूनी रंगत ही उसकी बहुमूल्य पोशाक थी और उसकी देह का लास्य उसका बेशकीमती गहना। उसने रंगीन छोटे मोतियों के सस्ते जेवर, नाक में चांदी की नथ पहनी हुई थी, चेहरे पर बहुत से गोदने थे, उसकी बड़ी आँखों की कोरों पर भी 3 नीले फूल गुदे थे। उसकी देह से, उसके खड़े होने के ढंग से अद्भुत नर्तकी होने की महागाथा फूटने लगी। हर अंग अंग ऐसे कंपन से भरा कि संभ्रांत औरतों की संजीदगी उसके आगे पानी भरे। पुंगी और खंजड़ी लेकर एक अधेड़ और एक किशोर संगत कर रहे थे और 2 कालबेलिया लड़कियां गा रही थीं। एक गाना खत्म कि दूसरा शुरू। निकालियो कूद पड्यो मेला में, साइकिल पंचर कर लायो, मारो 80 कली को घाघरो की टेक के साथ वो मुख्य सपेरन नर्तकी उन 2 लड़कियों के बीचों बीच जा बैठी। पहले घुटनों के बल बैठकर ओढ़ने का घूंघट बनाकर गुड़िया की तरह अपनी गर्दन जल्दी जल्दी मटका कर देखने वालों पर मुस्कान भरे कटाक्ष फेंकने लगी। फिर जैसे ही गाने की लय तेज हुई, उसने एक तरंग के साथ जिस्म लहराया और हाथ फैलाकर पीछे को झुकती हुई घूम गई। उसके घूमते ही उसकी गर्दन रबर की गुड़िया की तरह पलटकर दूसरे कंधे पर आ टिकी। एक जादू सा हुआ। उसके पैर और गर्दन समानांतर एक लय पर घूमते हुए एक चाप बना रहे थे, कमर और हाथ उसी लय की दुरुस्त ताल पर समानांतर। पूरे नृत्य के दौरान लय और ताल का सम्मोहक सम्मिश्रण और बीच बीच में आंखों और मुस्कान का विलास। जब वो दांत खोलकर मुस्कुराती तो दांत में जड़ी सोने की कील चमकती। जब वो नैनों की कटार साधती, आदमी तो आदमी, औरतों के कलेजे हुमक उठते, लोगों के रोंगटे खड़े हो जाते। एक अमेरिकी अपने दोस्त को अपना हाथ दिखाते हुए कहने लगा, लुक गूस पिंपल्स। सच में गोरे के हाथ के सुनहरे रेशे खड़े थे और त्वचा के रोम उभर आए थे। वो हर चक्कर के साथ केंचुल छोड़ती नागिन सी लग रही थी, केंचुल जिसमें से वो एक नया मारक रूप लेकर बाहर निकलती, सम्मोहक। हद तो तब हो गई जब उसने हंसते हुए अपनी अनामिका उंगली से चांदी का छल्ला उतारा और घास उकी जमीन पर रख दिया। घूम घूम कर चक्कर खाते खाते वो पैरों को एक फासले पर जमा कर खड़ी हुई और ताल के साथ ठुमकते हुए देह को पीछे को झुकाने लगी, यहाँ तक कि गर्दन उसके पैरों से जा लगी, मगर उसकी देह इस दोहरी अवस्था में भी ताल पर थिरक रही थी। अब वो और झुकी। पहले गर्दन जमीन के समानांतर थी, अब माथा जमीन को छू रहा था। उसने थोड़ा और अपने शरीर को धनुषाकार झुकाया और अपनी लंबी लंबी पलकों से वो अंगूठी उठा ली। तालियों की गड़गड़ाहटों से खासा कोठी गूंज उठी। बाकी 2 लड़कियां अपना नाच रोककर डफ उठाकर भीड़ से बख्शीश मांगने लगीं। खुश होकर लोगों ने बहुत से पैसे उस डफ में भर दिए। एक विदेशी छायाकार जो पूरे नृत्य को शूट कर रहा था, उसने $100 का नोट उसमें डाल दिया। गफ्फार खां मन ही मन कुढ़ गए। ये साली कालबेलिया खानाबदोश औरतें आज लोक कला के आकाश पर हैं और हम जैसे धूल चाट रहे हैं। मगर खुदा कसम, नाच सच में कमाल था। गफ्फार खां को अपने बीते हुए दिन याद आ गए। क्या मजमा जमता था जब वे शहर की प्रमुख रामलीला के मंच पर नाचते थे। कंकरिया मार के जगाया, हाय वो मेरे सपनों में आया, बालमा तू बड़ा वो है। तब के मुख्यमंत्री साहब को तो यकीन ही नहीं हुआ कि ये औरत नहीं मर्द है, वो भी 2 बच्चों का बाप। उन्हें बुलवाकर इनाम दिया और कहा था, शाबाश गफूरिया। वो होंठ का कोना दबाकर मुस्कुराते हुए अपनी अनामिका में डला छल्ला घुमाते हुए हंस दिए थे। उन दिनों एकदम खुलता हुआ रंग हुआ करता था उनका। उस पर मेकअप की वो बारीकियां जो उनके उस्ताद उन्हें सिखा गए थे। उनके उस्ताद ने कभी लक्टा कलमान अर्थात लैक्टोकैलेमाइन या ग्लिसरीन और जिंक का मिक्सचर नहीं लगाया था। हमेशा मुल्तानी मिट्टी चंदन का ही बेस लगाते थे। गाल पर लाली की जगह गुलाब हल्दी से बना पाउडर मलते,
काजल और भवें सलाई से रचाते, लिपस्टिक की जगह अखरोट की छाल मलते। हालांकि खुद उन्होंने जिंक और लट्टा कलमान और तरह तरह के रंग अपना लिए थे धीरे धीरे, क्योंकि पुराने तरह के श्रृंगार में मेहनत बहुत थी। पर सच पूछो, चमड़ी खराब तो नहीं होती थी। इन नामुराद चीज़ों से बड़ी खुजली होती है, लेकिन उस्ताद जब मरे तब भी उनका चमकता चेहरा, उनके अखरोट की छाल से रंगे होंठ और सुरमा लगी बंद पलकें ऐसे लग रहे थे कि सेज पे सोई सुंदरी का कोई लंबा स्वांग ही रचे जा रहे हैं। उनकी मौत बड़ी कलात्मक लगी थी उन्हें। उनकी ये कलाकाराना मौत उन्हें भीतर से तन्हा कर गई थी। उस्तादनी ने भी उनसे मुंह फेर लिया था, जैसे उनकी वजह से ही मौत हुई हो। बात बहुत पुरानी है। उनकी मूंछ की रेखा बस सुरमई होने लगी ही थी। स्वांग की कहानी तो ठीक से याद नहीं। उस्ताद ने प्रीवी पर से उखड़े हुए राजनीति के माध्यम से किसी तरह सत्ता से जुड़े रहने की जोड़ तोड़ में लगे राजमहल के लोगों के लिए स्वांग रचा था, रंगा सियार। और उनकी हिम्मत तो देखो, ऐन नाक के नीचे राजमहल के द्वार के बाहर दिखाया वो स्वांग। एक रंगा सियार जो सियारों के झुंड से निकाल दिया गया है, नील के कुंड में गिरकर वो पूरे जंगल का नेता बन जाता है। जाने कैसे कब वो स्वांग राजमहल के मर्म में जा बिंधा कि दीवान जी ने बुलवा भेजा उन्हें नजराना देने के लिए। एक दरबान उन्हें जाने कहाँ भीतर को लेवा ले गया। वे राजमहल के वारले गेट की खिड़की के पास इंतजार करते रहे। दोपहर बीती, शाम बीती, रात ढलने लगी, तब एक मांस का लोथ उसी गेट की खिड़की से टपका लद। उसने ठंडी होती उस देह को पलटा तो देखा उस्ताद। नीले रंग के मेकअप की वजह से देह के नील तो दिखे नहीं, पर सफ़ेद खादी के कुर्ते पर छलछलाते खून ने सारी दास्तां कह दी। सांस उखड़ रही थी। वो उन्हें उठाने लगा तो महल के परकोटे से सफ़ेद गांधी टोपी कटी पतंग की नाई उड़ती हुई जमीन पे आ गिरी। उसे उसने वहीं छोड़ दिया। वो उन्हें खंडहर हो चुकी ग्वाड़ी तक लाया। वो ग्वाड़ी राजमहल के गुणीजन खाने से भत्ता पाते लोक कलाकारों के रहने के लिए मिली थी। उस ग्वाड़ी में करीब 50 घर होंगे, मगर सबको सांप सूंघ गया। राजमहल की इस बेरुखी पर सबने अपने दीमक खाई लकड़ी के गोखरे बंद कर लिए। उसने उस्तादनी की बाहों में थमा दी अपने उस्ताद की छरहरी लचीली देह। 3 दिन तक उन दोनों ने जी जान एक करके सेवा की। ग्वाड़ी का वैद्य बहुत बुलावा भेजने के बाद भी नहीं झांका। उस्ताद की मूर्छा नहीं टूटी तो नहीं ही टूटी। उस्ताद की चलती उखड़ती सांसों के बीच उस्तादनी और उसकी खामोशी एक चादर की तरह फैली थी। तीसरी रात खामोशी और खला का जादू टूटा। उस्ताद मुस्कुराए, आंखें मूंदे मूंदे। अखरोट की छाल से रंगे होठों में से प्राण मुस्कान बनकर रेजा रेजा कपास के फाहों की तरह उड़कर कसकर बंद किए गए गवाक्षों की दरारों से बाहर को तैरने लगे। उनके बदले एक मलिन स्यापा करती हुई चांदनी भीतर को तैर आई थी। एक स्वांगीली सी मौत। वाह उस्ताद वाह। चुपचाप उस्तादनी ने अपना सजीला सुहागन वेश बदल लिया, सफ़ेद स्यापा करती चांदनी का वेश धर लिया। आधी रात उसकी बाँह पकड़ के ठंडी आवाज़ में कहा था, अब तू मेरा बेटा नहीं, ना मैं तेरी माँ। लौट जा जहाँ से आया था। आह। कफूरिया? हाँ, उन दिनों उन्हें सारा शहर इसी नाम से तो जानता था। तब शहर का फैलाव इतना थोड़े ही था ना। गुलाबी शहर गुलाबी परकोटों के भीतर ही भीतर बसता था। उनके रचे गए स्वांगों पर भीड़ जमा हो जाती थी। वो हंसाते थे और लोग हंसते थे। गणगौर की सवारी में वो कभी शिवजी का रूप धरकर लुगाइयों में घुस जाते, कभी मोटी सेठानी बनकर सिर पे चरी उठाकर मटक मटक कर चलते। कोई जनी बुरा नहीं मानती। महिलाओं के लिए बहुत मज़ेदार विषय थे। कभी कपड़ों की दुकान पर स्लैक्स कुर्ता पहने, कभी पार्क में अम्ब्रेला घेर की मैक्सी पहनकर वे बैठे मिल जाते। लड़कियों में चर्चा रहती, गफूरिया अपनी शॉपिंग बॉम्बे जाकर करता है। शहर के नामी वकील शौकत साहब के घर की शादी हो कि नगर सेठ अम्बालाल जी सर्राफ के घर कुंवर के जन्म का समारोह, गफूरिया के बन्ना बन्नी और जच्चा बच्चा गीतों के बिना रौनक ही नहीं जमती थी। कुछ बुलावे राजमहल के भी आते, मगर वे टाल जाते। सलाम वकीलनी साहिबा। हाय अल्लाह, ज़रा देर हो गई, अभी गीत शुरू तो नहीं किए ना। उनकी ढोलक पर जो खूबसूरत समाबद्धता की पूछो मत। नाचने में तो उनके आगे फिल्म की हीरोइनें पानी भरती थीं। कभी वो बिछिया झुक के ठीक करते, कभी जूड़े की पिन मुंह में दबाकर विग में बना जूड़ा ठीक करते। महिलाएं मुंह दबाकर हंसतीं तो उनका भी दिल फूल सा खिल जाता।
कभी सेठानी ने कमी नहीं रखी बख्शीश में, न वकीलनी साहिबा ने हील हुज्जत करवाई। जो मिला वो सलीके से ले लिया। औरतें हंस के पूछती, गफूरिया इतना शानदार पोशाक कहाँ से बनवाई? वे फिरोजी कामदार शरारे और जालीदार दबके की झीनी चुनरी को लहराते हुए कहते, पाइसा बॉम्बे में एक फिल्म कंपनी में मेरा ममेरा भाई ड्रेस वाला है। वो नए काट के कपड़े बनवा भेजता है मेरे लिए। एकदम ऐसी ड्रेस तो साधना ने पहनी थी ना एक फिल्म में, क्या नाम था? एक बार बड़ा धर्म संकट खड़ा हो गया था। उस बार शहर में कमला सर्कस आया था। जनाना अलग सीटों पर, मर्द अलग सीटों पर। बाप रे बाप, ऊंचे ऊंचे बांस पर गोलाई में टिकी लकड़ी की बेंच थी ताकि सबको हर तरफ से सर्कस पूरा नजर आए। बहुत नाम सुना था, सोचा पहले खुद देख लें फिर घर वालों को ले जाएंगे। वे ममेरे भाई से मंगाए। जब जब फूल खिले की नंदा वाली पोशाक में थे, बेल बॉटम और टॉप और बालों के विग में एक फूल। इठला कर चलते हुए कॉलेज की लड़कियों के बगल में जा बैठे। लड़कियां चीखने लगीं तो पुलिस वाले आ पहुंचे। गफूरिया कहीं और जाके बैठ। तो वे हैरत से बोले, उई दरोगा जी, तो क्या मुझे मर्दों में जाके बैठूं? लड़कियां खिलखिलाकर हंस पड़ी, मगर उन्हें उठकर मर्दों में जाना ही पड़ा। वहां अलग दुर्गत हुई। बीच में ही मर्दों को गरियाते हुए उठना पड़ा। तब की बात अलग थी। उन गालियों को कौन बुरा मानता था? गफूरिया स्टार था शहर का। गफूरिया के बिना हर समारोह सूना। आज कहाँ वो इज्जत और पहचान? शहर के बड़े बूढ़े तक उन्हें भूलने लगे हैं। वो तो सरकारी रजिस्ट्रों में आज भी उनका ए ग्रेड कलाकारों की जमात में नाम दर्ज है, जो सरकारी आयोजनों का बुलावा कभी आ जाता है कभी नहीं भी आता। राष्ट्रपति का प्रशंसा पत्र आज भी उनके घर की बैठक के सामने वाली दीवार पर मैं फोटो मढ़ा हुआ लगा है। भले ही उस दीवार पर और उस तस्वीर पर वक्त अपने मसखरे निशान छोड़ गया हो। माजी के सुनहरे ख्यालों के समंदर से बाहर निकले तो गफ्फार खां पर लगातार खड़े रहने के कारण थकान हावी होने लगी थी। बरसात के बाद की तीखी धूप में ग्लिसरीन जिंक की मोटी परतों का मेकअप तड़क गया था और खुजली पैदा कर रहा था। गिलट के जेवर अब चुभ रहे थे। कंधे पर भारी बैग लटका कर मीरों चलने से बाजू और टांगें दर्द कर रहे थे। उन्हें शिद्दत से महसूस होने लगा कि अब घर चला जाए। अभी पहले कपड़े बदलने होंगे। घर पहुँचे तक नमाज का वक्त भी हो जाएगा। घर पर बुढ़िया इंतज़ार करती होगी। वे लोग कलाकारों को अलाट हुए तंबू के भीगे हुए कोने में पहुँचे जहाँ उनका थैला रखा था। उन्होंने कांस्टेबल वाली पोशाक उतारी, जमीन पर पड़ा सीलन की बदबू भरा गाड़िया लोहारन वाला जामा समेटा और कुर्ता पायजामा पहन लिया। पानी की बोतल से मुंह धोया। पुरानी सड़ी गली विग उतार कर मेहंदी लगे खिचड़ी बालों को बुरी तरह खुजलाया। फिर बालों में गीला हाथ फेर थैला उठाकर धीरे धीरे खासा कोठी के मेहराबदार गेट की तरफ बढ़े। कालबेलिया औरतें अब भी नाच रही थीं। बाहर से आए कलाकार अब सामान समेट रहे थे। तीज माता की सवारी आते ही सारी भीड़ बाहर को उमड़ पड़ेगी और सब उसके पीछे पीछे रंगीले हाथियों की धज देखने स्टेडियम की तरफ बढ़ जाएंगे। खासा कोठी का मेला उठ जाएगा साल भर के लिए। भगदड़ मचे उससे पहले वो चल पड़े। ज़्यादा दूर नहीं है उनका घर, बस 5 किलोमीटर। मेले की कमाई के उत्साह में वो सुबह तो चौराहे तक पैदल आए थे, मगर अब लगता है रिक्शा करना पड़ेगा। उन्होंने पायजामा की जेब पर हाथ फेरा। 1300 रुपये और फुटकर 2 5 के नोट की एक मोटी परत उन्हें आश्वस्त कर गई। बुढ़िया का जीव राजी हो जाएगा। उन्होंने रिक्शा रोका और बैठ गए। जब वे उसे निकाह करके लाए थे तो कितनी नकचढ़ी थी वो। तुम्हारे अब्बा ने हमारे अब्बा को नहीं बताया ये सब? बताया होता तो निकाह कबूल नहीं करती, बोलो, कहकर वे उसकी कलाई मरोड़ देते। तुम्हारे खानदान में तो कोई ये सब नहीं करता, तुम क्यों करते हो? बेगम, हम मुसलमान ढोली हैं, जैसलमेर की तरफ के। हमारे अब्बा भी कलाकार हैं, सवाई मांदल बजाते थे रजवाड़ों में। उनके ही एक खास हिंदू दोस्त थे, मांगी लाल जी भांड, वे मेरे उस्ताद हैं। उनके औलाद नहीं थी, उन्होंने हमें मांग लिया था गोद। हम उन्हीं की कला को जिंदा रखे हैं। वे होते तो हमारा ब्याह हिंदू लड़की से हिंदू रवायतों से होता। वे जल्दी मर गए तो अब्बा हमें लौटा लाए। हट जुट्टे, तुम्हारा तो सुन्नत हुआ है। उसे कतई पसंद नहीं था उसका दिन में 2 2 बार दाढ़ी छीलना, श्रृंगार करना, बहुरूपीय तमाशे करना। कहीं से भी लौटती तो बुर्का उतारती जाती और गुनगुनाती रहती, और कितना जलील करवाओगे हमें,
आज तुम साइकिल पे बेल बॉटम पहने, लाली पाउडर लगाए जौहरी बाजार में क्या तमाशा कर रहे थे? हमारी फूफी ने तुम्हें देख के जो हंसी ताने सुनाए वो अलग। लिल्ला, हमारे मैके टोक तक में तुम्हारे भांड पने के चर्चे पहुंचने लगे हैं। बस करो बेगम, मुंह न खुलवाओ। मैके के नाम पे एक कुठरिया तो रोती हो, जिसमें अपनी 7-8 बहनों के साथ नमक का पानी पीकर पेट पर कपड़ा बांध कर पड़ी रहती थी तो ठीक था। अब पेट भर मिलने लगा है तो जबान खुलने लगी है। पूरे 7,000 दिए थे अम्मा ने तुम्हारी अम्मा को हमारे निकाह के लिए। जिस कलाकारी पे लानत भेजती हो उसी कलाकारी के चलते पूरा कुनबा चलता है। पूरा शहर वाकिफ है हमसे। मोहल्ले में जिस किसी का काम अटके वो हम ही को पकड़ता है। कुनबा तो जस तस चलता है जी, आधा तो तुम्हारे अपने जेवर कपड़ों मेकअप का खर्चा है। सही कहती है सकीना कि तुम तो 100 लुगाइयों की एक लुगाई हो। किसी को पता ना हो कि तुम शादीशुदा और 3 बच्चों के बाप तो तुम्हें वही समझे। वो ताली बजाती कि उसके मुंह पर झन्नाटेदार झापड़ पड़ता। बड़े दिनों तक घर में जंग चलती, बच्चे सहमते, अब्बा झुंझलाते, फिर वही झक मार कर समझौते की मुद्रा में आते। तुम जरा सी भी बात नहीं समझती कि जब इतनी दूर निकल आया हूँ तो मुश्किल है वापसी। अम्मी अब्बू नहीं लौटा सके हमें अपने उस्ताद की कला की गोद से, तो तुम क्या जानो पुराने ज़माने में उस्तादों का अपने चेले पर बाप से ज़्यादा हक बनता था। हम मुसलमान होकर भी भांड पहले हैं। फिर भी तुम एक बहुरूपिये का साथ नहीं निभा सको तो आज़ाद हो। वैसे बेगम जमाना ही बहुरूपिया है। हर एक आदमी एक स्वांग रचे बैठा है। जाने वो उनकी बातें कितना सुनती, कितनी दूसरे कान से निकालती, पर सच तो ये था कि ना उसे कहीं और ठौर था, ना ही खुद इन्हें। भाई भाभीियों को भी नहीं भाता था उनका स्वांग, उनकी भांडगिरी। सो दीवारें खिंच गई थीं। पिता को गुड़ीजन खाने से मिली थी ये जर्जर हवेली। छोटे छोटे 2-2 कमरे और दालान सबके हिस्से आ गए थे। जब अम्मा चल बसी तो अब्बा उन्हीं के साथ रहते थे। फिर कुछ एक सालों में वे भी अल्लाह को प्यारे हो गए। जो मोहल्ला पहले उस पर हंसता था, वक्त बीतते बीतते उसकी इज्जत करने लगा। सब जान गए थे गफ्फार भाई, गफ्फार बेटा, गफूरिया चाचा एक सोने का दिल रखते हैं। सबके दुख सुख में शरीक रहते हैं। बाहर कोई भी भेज धरें, मोहल्ले में वो लुंगी कुर्ते में नजर आते। रिक्शे पर बैठे वे वक्त की करवट को महसूस कर रहे थे। जब से वो सुबह कलेक्टर साहब के दफ्तर से लौटे हैं, तरक्की पसंद शब्द उनके जहन में ऐसे जा अटका है जैसे गोश्त का रेशा दांत में जा फंसता है और जीभ से उसे बार बार छूकर निकालने की कोशिश में ऐंठन पड़ जाती है। हाँ, खाक तरक्की पसंद हुए ये लोग। ये तरक्की पसंद वक्त पहले के वक्त से कहीं सड़ा गला है। पहले से ज़्यादा कट्टर हो गए हैं आज के लोग। पहले 2 कट्टर झुंडों में दंगे हुए, मारकाट हुई, कर्फ्यू लगा, जेलें भरी, फिर सब शांत। शांति होते ही सब कुछ वैसा का वैसा। आम आदमी के दिल में दरार नहीं पड़ती थी। हिंदू वैसे ही ताजियों में सुनहरी पन्नियाँ टाँकते। मुसलमान कारीगर कृष्ण देव मंदिर में राधा कृष्ण के विग्रहों के लिए जरदोजी की उम्दा पोशाकें तैयार करते। नौजवान कलेक्टर कहता था, इस तरक्की पसंद युग में कला का क्या काम। हाँ, उनके कटखने हो चले धर्मों और उनकी कड़ियल रवायतों को मुलायम न कर देगी ये कला। कला से नहीं, खुद के भीतर की मुलायम आस्थाओं से भाग रहे हैं ये लोग। कछुए हैं साले। धर्म के कड़े खोल को सब कुछ माने बैठे हैं। जो मुलायम देह की परतों के बीच धड़क रहा है वो मन प्राण क्या कुछ नहीं। उसी कोमल प्राण की सुनहरी गोट किनार है कला, जिसकी आज के तरक्की पसंद युग में जगह नहीं बची। रिक्शा मोहल्ले के करीब पहुंचने को था। पहले के मुकाबले उनका मोहल्ला भी बहुत बदल चुका है। पहले वहां से होकर कई गलियां दूसरे मोहल्लों को जोड़ती थीं, मगर अब ये मोहल्ला कटा सा लगता है। दिन में भी दूसरी कौम के लोग मुश्किल से इधर से गुजरते हैं। मोहल्ले के इकलौते शिव मंदिर का पुजारी जब से मरा है वहाँ कोई चिराग भी नहीं जलाता। वे चुपचाप हर शाम अपनी नमाज के बाद मंदिर की देहरी पर उगे पीपल के नीचे चिराग जला जाते हैं। बरसों से ये नियम जारी है। मोहल्ले के लौंडे 1000 बार धमका चुके हैं, पर उनका नियम नहीं टूटता। बस एक जरा सी गलतफहमी, 10 बरस पहले हुआ एक कौमी झगड़ा इतनी बड़ी दरार छोड़ गया है। वाइज मतलब उपदेशक वो कभी नहीं हो सकते हैं। वे एक सच्चे कलाकार हैं, अपनी कला से ही संदेश दे सकते हैं। कितनी बार तो वे आधे कृष्ण आधे दरवेश का रूप धरते हैं। कभी गांधी बनते हैं, कभी नेहरू तो कभी मौलाना आज़ाद। जब कोई नहीं समझता तो उनका मन बहुत खींचता है।
जब उनकी औलादों ने नहीं सुनी तो दूसरों पे उनका क्या हक। दोनों बेटे उनकी बहुरूपिया परछाई से जवान होते ही किनारा कर गए। बेटी का निकाह बेगम की जिद के चलते उनके मायके की रिश्तेदारी में हुआ तो वो भी सिर झुकाकर अपने पिता के बहुरूपियेपन के भद्दे मजाक सुनती हुई नैयर से एकदम कट गई। अब बेगम लाख पछताएं, बेटी का मुंह टोंक जाकर ही देख पाती हैं। उसे यहाँ बहुत कम भेजा जाता है। अचानक रिक्शा वाला रुक गया। आगे तक ले चल बेटा, वो जो गुलाबी हवेली है ना सरताज खां की, वहीं तो जाना है। क्या बात करते हो काका, कौन सी गुलाबी हवेली? गुलाबी रंग बचा है क्या? पूरे शहर में वो मटमैला हो गया है। वैसे भी यहीं उतर जाते तो ठीक था, मैं तो ले चलता आगे तक, पर वहाँ घनी बस्ती है, मस्जिद है, वहाँ पहुँचते ही ईंट भाटे पड़ते हैं। किसी ने भाटा मारा तो आपकी जिम्मेदारी होगी। पहले भी मजबूरी में एक बार यहाँ एक जनाना सवारी छोड़ी थी, पेट से थी, किसी छत से भाटा आकर गिरा, फेंका मुझ पर था, लगा उस बेचारी के बाजू पर। मैंने तो कोई जनेऊ नहीं लगा रखी, ना गेरू टीका, मैं ठहरा गरीब नीच जात का मजदूर, फिर वो कैसे मुझे हिंदू समझ जाते हैं? ये बात है तो बेटा जाने दे, मैं पैदल ही चला जाऊंगा। उसका मन पीड़ा से पक गया था। वे थैला उठाकर रिक्शा से उतर पड़े। एक बूढ़ी सदी मनी मन बुदबुदाते हुए आगे बढ़ी। क्या हो गया है शहर को? लोग जमाने में आगे बढ़ने की जगह पीछे को क्यों लौट रहे हैं? ये पत्थर नफ़रत के नहीं हो सकते। ये पत्थर शायद उस गुस्से के हों जो हमारे हिंदू भाइयों ने हमारी गलियों से खुद को काट कर इन लड़कों के मन में बोया है। ये ईंटें उस डर की हों जो शहर के बीचों बीच रहकर बाकी की दुनिया से कट जाने से उपजा है। 12 बरस पहले तलक हमारी तुम्हारी गलियों में लोग गंगा जमुना के पानी की तरह मिलकर बहा करते थे। अब वे इधर से इधर होकर नहीं गुजरते हैं। हमने भी बाज़ार और शहर के बाहर जाने के लिए सुनसान रास्ते अपना लिए हैं जो लंबे पड़ते हैं। रास्ते लंबे उनके भी हो गए होंगे बेशक, वरना पहले कृष्ण मंदिर का सबसे छोटा रास्ता हमारे मोहल्ले से ही होकर जाता था। अब पता नहीं उन्होंने कौन सी लंबी नई गलियां खोज ली होंगी। बुढ़िया बाहर ही खड़ी थी, अपनी मिचमिची आंखों से उन्हीं का रास्ता देख रही थी। उन्हें पैदल थैला लटकाए आता देखकर खिल गई। आ गए, दाढ़ी तो छील जाते दिख रही है मेकअप की पपड़ियों में से। जवान थे तो दिन में 3 बार, बूढ़े हो गए हो, दाढ़ी बाल सफ़ेद हो रहे हैं, मगर तुमसे मरा ये स्वांग नहीं छूटा। स्वांग नहीं, बहुरूपिया कला कहो। मेरे आला दर्जे के कलाकार, तुमने बात की नए कलेक्टर साहब से अपने इलाज के बाबत? अंदर जाते ही उसने पूछा। हाँ, पहले उधर ही गया था। फिर क्या? मिला उस नौजवान कलेक्टर से भी। वो भाषण पिलाता रहा कि शहर में आप जैसे हजारे कलाकार होंगे, बूढ़े पेंशन याफ्ता, किस किस की बीमारी का ठेका लेंगे। आपकी कला का वैसे भी कोई तो नाम लेवा नहीं। फिर एक बार ही हमारा मुंह छोटा सा हो गया, फिर हमने भी सुना ही दी। ठीक कहते हैं जनाब, कोई नहीं है हमारी कला का नाम लेवा, क्योंकि वो भी आपकी तरह जो सोचते थे कि अहमक थे उनके बुजुर्ग कि कला के लिए गलते, कला जो गले पड़ी रखेल से ज़्यादा कुछ नहीं थी उनके लिए। सुनाते रहे या पैसे रुपए की सरकारी मदद की बात भी की थी ना? कहीं कोई सरकारी मदद मिलती हो बुजुर्ग कलाकारों को तो दिलवा दें, मगर वो अपने दफ्तर के लोगों से चंदा दिलाने की बात करने लगे तो हम चुपचाप सलाम करके चले आए। बड़ा कमीना था मुआ। चंदा तो भीख ही हुआ ना। छोड़ो ना, ये संभालो, पूरे 1456 हैं। ये चंदे के नहीं हैं, स्वांग भरने के मिले हैं। पैसों की एक छोटी सी गड्डी उन्होंने बेगम की मुट्ठी में थमा दी। कल ही तुम वर्मा डॉक्टर के क्लिनिक चलो, इन रुपयों से अपना इलाज करा लो। 65 के लपेटे में आ गई, पर रही बावली ही। कैंसर का इलाज इतने कम पैसे में होता है क्या? अब हमारा मुंह ना ताको, जाके चाय बनाओ, तब तक हम नमाज पढ़ लें। या खुदाया, इनसे ये स्वांग कब छूटेगा? बेगम झूठे मीठे गुस्से से बोली। मरते दम तक तो नहीं, वे बुदबुदाए। उन्हें उस्ताद की खूबसूरत कलाकाराना मौत याद आ गई। ये थी मनीषा कुलश्रेष्ठ जी की लिखी हुई कहानी जो सन 2007 में प्रकाशित हुई थी।